एक ऐसा भयानक जंगल जहां पर कुछ लोग मिलकर शैतान की पूजा करते हैं और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की फैमिली को हमें दिखाया जाता है। लेकिन अचानक एक रात उस बिजनेसमैन की मौत हो जाती है और यहीं से शुरू होता है मौत का सिलसिला। उस परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और गलती से उसी जंगल में आकर छुप जाते हैं जहां पर वो लोग शैतान की पूजा कर रहे थे। लेकिन इस जंगल में रहने वाला एक बंदा उन लोगों की मदद करता है। तो दोस्तों, शहर में रहने वाला बिजनेसमैन और शैतान की पूजा करने वाले लोगों के बीच क्या कनेक्शन है? वो लोग शैतान की पूजा क्यों कर रहे हैं और क्या ये मौत का सिलसिला कभी रुकेगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है विरुंडू। कहानी के एंड में एक जबरदस्त ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन अब्राहम नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है। वो अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है, तभी एक गैंग उसकी गाड़ी को रोककर उसमें से एक बंदा फोन में किसी के साथ बात करते हुए वो फोन जॉन को दे देता है। जॉन वो फोन लेकर उस बंदे से बात करने लगता है और अब वो किससे बात कर रहा था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, अब रात हो जाने के बाद जॉन अपना काम खत्म करके शायद अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन वही गैंग जॉन को फॉलो करती रहती है। एक जगह पर बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी को रोक लेती है। इस सुनसान जगह पर वो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ पर जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, अपनी जान कैसे बचाए। इसलिए वो ब्रिज के नीचे यानी कि पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग जॉन को पकड़ने के लिए पानी के अंदर कूद जाते हैं। सुबह होने के बाद पुलिस वालों को जॉन की डेड बॉडी मिलती है और पुलिस वाले, मीडिया वाले सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ इस तरफ जॉन की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी बीवी और बेटी बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उसकी बीवी का नाम होता है एलिजाबेथ और बेटी का नाम होता है पेरली। अब थोड़ी देर बाद में जॉन का बेस्ट फ्रेंड बाला जॉन के घर पर आता है। बाला अपने दोस्त की फैमिली को हौसला देने के लिए यहाँ पर आया था। अब पेरली, बाला, एलिजाबेथ ये अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगते हैं। 2 दिन पहले ही बाला जॉन को कॉल करके कहने लगता है कि अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं वापस आने के बाद हम दोनों मुलाकात जरूर करेंगे। बाला उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम गए कहाँ हो, लेकिन जॉन तो बाला को कुछ भी नहीं बताता। यही कहने लगता है कि वहां पर आने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद जॉन अपनी बेटी पेरली को भी वीडियो कॉल करता है। पेरली अपने पिताजी जॉन से कहती है कि पापा, कुछ दिनों के बाद मेरा बर्थडे है, आपको याद तो है ना, और आप बिना बताए कहां पर चले गए। जॉन उसे कहने लगता है कि बेटा, मैं वापस आने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। और उसी तरह से जॉन अपनी पत्नी एलिजाबेथ को भी वीडियो कॉल करता है। एलिजाबेथ भी उसे पूछने लगती है कि तुम बिना मुझे बताए कहां पर चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पर जॉन अपनी पत्नी को बताता है कि दरअसल वो देवा से मिलने के लिए आया है। तो अब यहाँ पर ये तीनों लोग जॉन की बातों को याद करके फुट फुट कर रोने लगते हैं। खैर, यहाँ इस तरफ पुलिस वाले इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। जॉन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि जॉन को पानी में डुबाकर बहुत ही टॉर्चर करके मारा गया है। तो ये बात जानने के बाद पुलिस वाले एक दूसरे को डिस्कस करते हुए बोलने लगते हैं कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब उसके अगले सीन में हमें कहानी के हीरो देवा नारायण को दिखाया जाता है। जब देवा अपने घर पर होता है तभी कुछ गुंडे आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवा इन सभी लोगों से फाइट करके उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो उन गुंडों में से एक बंदे का फोन लेकर दूसरे बंदे को कॉल करके बताने लगता है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। अब उसके अगले सीन में हमें हेमंत नाम के एक ऑटो ड्राइवर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेमंत हर बुधवार को फ्री राइडिंग देता है, क्योंकि इसी दिन हेमंत के पिताजी की डेथ हुई थी। टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से उसके पिताजी गुजर गए थे। सो इसी तरह की नौबत किसी और के ऊपर ना आए, इसलिए वो हर बुधवार को फ्री राइडिंग देता है। उसके बाद हेमंत की माँ उसे कॉल करके कहने लगती है कि बेटा, लड़के वाले तुम्हारे बहन को देखने के लिए आ गए हैं, तुम फटाफट से घर पर आ जाओ। तो हेमंत अपने बेस्ट फ्रेंड मुरली को अपने घर पर भेजकर वहां पर सारे अरेंजमेंट देखने के लिए कहता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में हेमंत खुद भी घर पर आ जाता है और यहाँ पर लड़कों वालों से बातचीत करता है। फिर बड़े लोग हेमंत की बहन और उस लड़के को साइड में बातचीत करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, शॉकिंगली ये दोनों तो यहाँ पर चुम्मा चाटी करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस नाम के लिए अरेंज मैरिज होती है। खैर, बाद में इन दोनों की शादी का डेट फिक्स करके शादी होने लगती है।
शादी के दरमियान मुरली दूल्हे को खोपचे में बुलाकर उसे दारू पिलाने लगता है और ये दूल्हा राजा मौके का फायदा उठाकर बहुत सारी दारू पी लेता है और शादी में आकर बहुत ज्यादा हंगामा भी करता है। मतलब कि ऊट पटांग से हरकतें करने लगता है। अब दूल्हा नशे में होने की वजह से हेमंत दूल्हे को संभालते हुए ऑटो में बिठाता है और उसे घर के पास ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो उसे यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे पता है आप और मेरी बहन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कर्जे में डूबे हुए हो। कोई बात नहीं जीजा, आप मेरी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, यही मेरे लिए काफी है। हम दोनों मिलकर आपके कर्जे को चुका देंगे। लेकिन दूल्हा कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कर्जे को खुद ही चुका दूंगा। इस तरह से बात करने के बाद वो दूल्हा अपने घर पर वापस चला जाता है। अब उसी सड़क के पास एक लॉरी आकर एक कार को ठोक देती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो कार चकनाचूर हो गई थी। अब उसी तरह से वो ट्रक हेमंत के ऑटो को भी ठोकने वाली थी, लेकिन किसी तरह से हेमंत खुद को बचा लेता है। वो सोचने लगता है कि ये ट्रक वाला बंदा एक्सीडेंट करके ऐसे कैसे चला गया। फिर हेमंत जब उस कार के पास जाता है तो उस गाड़ी के अंदर एलिजाबेथ जख्मी हालत में पड़ी होती है। हेमंत फटाफट से एलिजाबेथ को उस गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि उन्हें हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन दोस्तों उस गाड़ी का दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा था। एलिजाबेथ उसे कहने लगती है कि अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ ये बात तुम बाला को बता देना। 7 हिल्स। इस तरह से और भी कुछ बातें बता रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एलिजाबेथ मर जाती है। उसके बाद हेमंत फटाफट से मुरली के पास जाकर उससे कहने लगता है कि वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है, चलो हम दोनों पुलिस स्टेशन जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुरली उसे कहने लगता है कि सुबह होने के बाद तुम्हारे बहन की शादी है, अगर हम दोनों पुलिस स्टेशन चले जाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ कौन संभालेगा, शादी का काम कौन देखेगा। और वैसे भी मैं एक कांस्टेबल को जानता हूँ, मैं अभी उसे कॉल करके ये सारी बात बताता हूँ। इस तरह से मुरली उस कांस्टेबल को कॉल करके ये सारी बात बताता है। वो कांस्टेबल भी कहने लगता है कि हाँ, हमको अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमारी टीम वहीं पर जा रही है। अब सुबह होने के बाद पुलिस वाले और मीडिया वाले एक्सीडेंट के स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले यही कहने लगते हैं कि कुछ दिन पहले जॉन की मौत हुई और अब उसकी पत्नी एलिजाबेथ की। एक ही फैमिली में 2 लोगों की मौत, आखिरकार इसका राज क्या है। खैर अब यहाँ पर हेमंत की बहन की शादी होने के बाद वो उसे अलविदा कह देता है, लेकिन हेमंत को तो वही घटना याद आ रही थी। एलिजाबेथ की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, इसलिए अगले दिन वो अपने फ्रेंड के पास जाकर यही बात बताने लगता है कि उस औरत ने किसी बाला नाम के बंदे से मिलने के लिए कहा था। मुरली कहने लगता है कि अरे यार, मैंने पता किया है, कुछ दिन पहले ही उसके पति की डेथ हो गई थी और कल वो बंदी भी मारी गई। मुझे लगता है कि किसी ने उन दोनों को जानबूझकर मारा है, इसलिए तुम इस झमेले में मत पड़ो। यहाँ दूसरी तरफ बेचारी पेरली अपने माता पिता के गुजरने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है, मायूस होकर खाना भी नहीं खाती। लेकिन तभी उसी वक्त कुछ गुंडे पेरली के घर में घुस जाते हैं, उसके नौकरों को मार देते हैं और उसी तरह पेरली का भी पीछा करने लगते हैं। शायद ये लोग यहाँ पर पेरली को भी मारने के लिए आए थे, लेकिन पेरली किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर भाग जाती है। उसी वक्त पेरली के पास बाला आता है। उन गुंडों को देखकर बाला अपनी लुंगी चढ़ाकर उनसे फाइट करता है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त घमासान फाइट होती है और वो गुंडे लोग वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। उसके बाद बाला पेरली को अपने साथ ले जाता है। ये दोनों जंगल में किसी इलाके में आते हैं और यहाँ पर बाला के काफी सारे बंदे होते हैं उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। पेरली कहने लगती है कि अंकल, अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता तो मर गए, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं भी मर जाती तो अच्छा ही होता। बाला कहने लगता है कि तुम्हारे माता पिता का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन दोनों को किसी ने मारा है, इसलिए हमें उस बंदे को फाइंड आउट करना होगा। क्या तुम अपनी माता पिता की मौत का बदला नहीं लेना चाहती। और यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि हेमंत अपने फ्रेंड के मना करने के बावजूद भी बाला से मुलाकात करके एलिजाबेथ की बात बताने लगता है कि एलिजाबेथ ने मरते समय उसे 7 हिल्स कहकर बताया था। अब यही सारी बातें हेमंत पेरली को भी बताता है, तो पेरली सोचने लगती है कि ये 7 हिल्स मतलब क्या है। अब यहाँ दूसरे दिन बाला हेमंत को भी अपने जगह पर लाता है। अब पुलिस उस जंगल में इन्वेस्टिगेशन करते हुए बाला के घर पर आ जाते हैं और एक्चुअली पुलिस वाले पेरली को ढूंढ रहे थे। बाला पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर, पेरली यहाँ पर नहीं आई है, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई। और दरअसल दोस्तों, बाला ने पुलिस वालों के यहाँ पर आने से पहले ही पेरली को छुपा दिया था। पुलिस वालों के जाने के बाद पेरली और हेमंत को अपनी जीप देकर एक एड्रेस पर जाने के लिए कहता है, मतलब कि तुम दोनों वहां पर जाओगे तो सेफ रहोगे। इसलिए अब पेरली और हेमंत उस जगह पर जाने लगते हैं। और शॉकिंग बात तो यह है कि देवा भी उन दोनों का पीछा कर रहा था। खैर अब थोड़ी दूर जाने के बाद पेरली हेमंत से कहती है कि तुम राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड लो। हेमंत कहने लगता है कि लेकिन बाला सर ने तो हमें इसी साइड जाने के लिए कहा है। लेकिन पेरली कहती है कि नहीं, हम उस रास्ते नहीं जाएंगे।
तुम गाड़ी को इस तरफ घुमाओ और अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर दो। इस तरह से जब वो दोनों उस रास्ते पर जाने लगते हैं तो उन लोगों के सामने वही गुंडे आ जाते हैं जिन गुंडों ने जॉन को मारा था। अब वो यहाँ पर हेमंत को मारपीट कर पेरली को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, देवा उनका पीछा कर रहा था। तो देवा वहां पर आकर उन गुंडों से जबरदस्त फाइट करता है, उन सारे गुंडों को मारपीट कर वहां से भगा देता है। उसके बाद देवा उन दोनों को अपने घर पर लेकर आता है। देवा उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। पेरली देवा से झूठ बोलने लगती है कि एक्चुअली मैं और हेमंत यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आए थे और पता नहीं वो लोग कौन थे जिन्होंने हम पर हमला किया। फिर वो दोनों को एक कमरा दिखाता है रेस्ट करने के लिए, और उसी तरह से वो पेरली की बातों पर शक भी करने लगता है। अब यहाँ कमरे के अंदर आने के बाद हेमंत पेरली से पूछता है कि आखिर तुमने उस बंदे से झूठ क्यों कहा कि हम दोनों यहाँ पर हनीमून के लिए आए हैं। पेरली कहने लगती है कि तो क्या हुआ, और वैसे भी हम मेरे घर को सब कुछ सच नहीं बता सकते। अच्छाई इसी में है कि हम दोनों को हमारी आइडेंटिटी छुपानी होगी। खैर, अब रात होने के बाद ये तीनों डिनर करते हैं और तभी वहां पर पेरली और हेमंत को जंगल के जानवरों की आवाज सुनाई देती है। हेमंत देवा से पूछने लगता है कि आप इतने घने जंगल में अकेले यहाँ पर कैसे रहते हो, और वो भी इन जानवरों की जगह पर। जिस पर देवा कहता है कि जब जानवर को भूख लगती है ना, तभी वो आवाज करते हैं और शिकार को ढूंढते हैं, लेकिन इंसान तो हमेशा हंट करता रहता है। खैर, अब मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। आप दोनों घर के अंदर ही सेफ रहिएगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इस तरह से वो सारे खिड़कियां दरवाजे बाहर से लॉक करके कहीं पर जाने लगता है। अब हेमंत पेरली से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे इस बंदे पर शक हो रहा है, क्या हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। पेरली कहने लगती है कि कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। इस तरह से ये दोनों अपने अपने कमरे में आकर रेस्ट करने लगते हैं। उसके बाद जब हेमंत सो जाता है तो पेरली अपनी नींद से जागकर चोरी छुपते हुए देवा के कमरे में जाकर इधर उधर कुछ तलाशी करने लगती है। तो तभी उसको वहां पर एक किताब मिलती है और उस किताब के अंदर एक पुरानी फोटो थी। और दोस्तों, उस फोटो में और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ एलिजाबेथ और देवा होते हैं। ये उनकी जवानी की फोटो थी। अब उसी वक्त यहाँ पर देवा अपने घर पर आ जाता है और ये जानने के बाद पेरली फटाफट से अपने कमरे में चली जाती है। बाद में जब देवा अपने कमरे में सो रहा था तो पेरली चोरी चुप के एक चाकू लेकर देवा को मारने के लिए जाती है। वो उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी देवा पेरली का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम एलिजाबेथ की बेटी हो, लेकिन पेरली तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। पेरली कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारा और मेरी माँ का अफेयर चल रहा था, इसलिए तुमने मेरे पिताजी को मार दिया और उसके बाद मेरी माँ को भी मार दिया। देवा कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे माँ बाप को क्यों मारूंगा। हाँ, वो बात सच है कि कॉलेज के टाइम पर मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था और एक्चुअली उस दिन तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने के लिए आ गए थे, लेकिन इसी दरमियान तुम्हारे पिताजी की किसी ने हत्या कर दी। मैं एक बिजनेस काउंसलर हूँ और तुम्हारे पिताजी बिजनेस में जो कोई भी प्रॉब्लम आती है वो मुझसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आते थे। सेम उसी तरह से उस दिन तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी दरमियान में वो हादसा हो गया। वो पेरली को थोड़ा सा फ्लैशबैक बताने लगता है। जॉन से पहले उसका फादर डेविड इस कंपनी को रन करता था और तब कंपनी बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन डेविड संन्यास लेकर कहीं चला गया और बाद में जॉन इस कंपनी को चलाने लगा, लेकिन फिर कंपनी गिरने लगी। कंपनी के शेयर होल्डर्स जॉन पर प्रेशर डालने लगे कि अगर कंपनी का इसी तरह से नुकसान होता रहा तो हम इस कंपनी से बाहर चले जाएंगे। और इसी का सोल्यूशन मांगने के लिए जॉन देवा के पास आता है और जॉन को ऑलरेडी पता होता है कि कॉलेज टाइम से देवा और एलिजाबेथ एक दूसरे से प्यार करते हैं। खैर, अब देवा उस कंपनी का एनालिसिस करने लगता है कि तुम्हारी कंपनी में एक ग्रुप तुम्हारे अगेंस्ट है। इन लोगों के पास आपकी कंपनी के कितने शेयर्स है। जॉन कहने लगता है कि ऑलमोस्ट 30%। देवा कहता है कि वो 30% शेयर आप ही खरीद लो। जॉन कहता है कि इतने सारे शेयर्स मैं फिलहाल तो नहीं खरीद सकता। देवा कहने लगता है कि आपने कहा था ना कि आपकी कंपनी के वर्कर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप आपके वर्कर्स को भी इस कंपनी का पार्टनर बना लीजिए, ये सब कुछ जरूर वर्कआउट होगा। इस तरह से वो सारी बातें पेरली को सुनाने लगता है। जॉन मरने के बाद एलिजाबेथ देवा से मुलाकात करने के लिए आई थी। देवा उसको यही बात बताने लगा, मोटिवेट करने लगा कि इस कंपनी को अब तुम्हें ही चलाना होगा। तुम्हारे पति के जाने के बाद मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। सो उसी तरह से एलिजाबेथ ने उन लोगों को अपने घर पर बुलाया और कहने लगी कि आप लोगों के पास जो भी 30% शेयर्स है उसे मैं खरीदना चाहती हूँ। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो लोग तो एलिजाबेथ के ऊपर हंसने लगे। क्या तुम वो 30% शेयर्स खरीदना चाहती हो, और क्या इसी शेयर्स के लिए तुमने अपने पति को मार दिया। इस तरह से उल्टा वो उस पर ही ब्लेम करने लगते हैं। अब एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उन लोगों को डांट फटकार कर वहां से भगा देती है।
अब एक दिन दोबारा से देवा एलिजाबेथ से मुलाकात करने के लिए आता है। देवा कहता है तुम्हारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने आदमी भेजकर मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए और शायद इसीलिए उन लोगों ने ही तुम्हारे हस्बैंड को मारा होगा। एलिजाबेथ कहने लगती है कि नहीं नहीं, उन लोगों के अंदर मेरे पति को मारने की हिम्मत नहीं है, यह तो किसी और का ही काम लगता है। इस तरह से दोनों बातें करने के बाद वापस उस होटल से जाने लगते हैं। और दोस्तों तभी इन दोनों को एक साथ पेरली ने देख लिया था। एक्चुअली पेरली पहले से अपनी माँ के ऊपर शक करती थी कि इसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, उसकी माँ किसके साथ बात कर रही है और इन दोनों की डेटिंग चलने की वजह से इन्होंने ही मेरे पिताजी को मारा होगा, ऐसा उसे लगने लगता है। सो प्रेजेंट टाइम पर देवा पेरली से यही कहने लगता है कि पता नहीं तुम्हारी माँ को किसने मारा और इसी के बारे में फाइंड आउट करने के लिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब ये सच जानने के बाद पेरली देवा से माफी मांगती है कि मैंने खामखा आपको मारने की कोशिश की, आपके ऊपर शक किया। अब देवा कहता है कि कल तुम्हारे ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था उनमें से मैंने एक बंदे को पकड़ कर रखा है। इस तरह से पेरली और हेमंत को गुरु नाम के एक बंदे के पास लेकर जाता है। पेरली गुरु को देखकर उसको बहुत ज्यादा मारने पीटने लगती है। कहती है कि बताओ तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इसी दरमियान गुरु के गले में जो चैन होता है वो पेरली के हाथ में आ जाती है। यह देखकर गुरु पेरली से कहने लगता है कि मेरी चैन मुझे वापस लौटा दो, मुझे मेरी चैन चाहिए। तो देवा ऑब्जर्व करने पर यह बात पता चलती है कि ये तो एक लॉकेट है और उस लॉकेट को ओपन करने के बाद उसके अंदर एक सिंबल होता है और उसी के अंदर लिखा होता है 7 हिल्स। उसके बाद देवा बाला को अपने पास बुलाकर ये लॉकेट दिखाकर पूछने लगता है कि इस लॉकेट का क्या मतलब है। तो बाला को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। खैर अब थोड़ी देर के बाद हेमंत गुरु के मुंह से सच उगलवाने के लिए अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गुरु के पास जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन गुरु उसके हमले से बच जाता है। उसकी रस्सी ओपन हो जाती है और उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। इसी दरमियान में गुरु हेमंत के हाथ से बचकर वहां से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों दरअसल देवा और हेमंत ने मिलकर ये प्लान बनाया था। वो देखना चाहते थे कि आखिरकार गुरु यहाँ से कहाँ जाता है। अब गुरु भागते समय उसके सामने बाला आ जाता है, इसलिए वो बाला से मदद मांगने लगता है। और दोस्तों ये भी देवा का ही एक प्लान था। गुरु बाला की गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है तो यहाँ पर देवा उसकी बातें सुन रहा था। गाड़ी में कैमराज और माइक्स फिट किए गए थे। अब रास्ते के दरमियान गुरु बाला से उसका फोन मांगता है किसी को कॉल करने के लिए और वो कॉल करने के बाद किसी अजीब सी लैंग्वेज में बात करने लगता है। और ये सुनने के बाद देवा कुछ भी समझ नहीं पाता आखिरकार वो लैंग्वेज क्या है। वो फटाफट से अपने एक बंदे को उस ऑडियो को सेंड करता है और उसे ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। यहाँ पर जब गुरु बाला को उसका फोन दे रहा होता है तभी बाला के मोबाइल में पेरली का नाम लिखा हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वो दोबारा से अपने किसी बंदे को कॉल करके अजीब सी लैंग्वेज में बात करता है। यहाँ इस तरफ देवा का वो बंदा वो ट्रांसलेट करके बताने लगता है कि वो हिब्रू लैंग्वेज है। गुरु ने उन लोगों से कहा कि वो उन लोगों से बचकर बाहर निकला है, मुझे पिकअप करने के लिए एक जगह पर आ जाओ। और उसी तरह से मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया है। यहाँ इस तरफ गुरु बाला की गाड़ी से उतरकर फोन में से सिम को तोड़ देता है। अब बाला ये पहचान कर उससे फाइट करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान में गुरु के आदमी वहां पर आ जाते हैं और बाला को मारपीट कर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। यहाँ देवा पेरली हेमंत बाला को ट्रैक करते हुए उस जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बाला कहीं पर भी नजर नहीं आता। उन लोगों को कुछ आदिवासी लोग मिलते हैं और उन लोगों से पूछने पर वो लोग बताते हैं कि सर अभी भी थोड़ी देर पहले इस रास्ते से कुछ गाड़ियां गुजरी है और उसी तरह से हर रात जंगल में पार्टी शार्टी होती रहती है। यहाँ पर काफी सारे लोग आते रहते हैं, इसलिए अब रात होने के बाद वो तीनों उसी तरफ जाने लगते हैं और वो जंगल के बहुत ही अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला है। उस बंगले के पास काफी सारे लोग होते हैं। लाइन लगाकर उस बंगले के अंदर जाने लगते हैं। अब दोस्तों ये तीनों भी उसी लाइन में शामिल होकर बंगले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को एक ड्रेस कोड भी दिया जाता है और उन कपड़ों को पहनकर अंदर जाकर वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर अजीब तरह का रिचुअल्स कर रहे हैं, हिब्रू लैंग्वेज में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये थी कि यहाँ पर जॉन का पिता डेविड मौजूद था, मतलब कि जॉन का फादर यानी कि पेरली का दादा। यहाँ पर यह रिवील होता है कि सारे फसाद की जड़ उसका दादा डेविड ही था। इन सारे लोगों के साथ मिलकर शैतान की पूजा करता था। अब डेविड यहाँ पर अपनी पोती पेरली को पहचान लेता है और उसे दावत पर इनवाइट करने लगता है और देवा और हेमंत को किसी कमरे के अंदर बंद कर देता है। और दोस्तों उसी कमरे के अंदर बाला भी मौजूद होता है। यहाँ पर डेविड पेरली को हैप्पी बर्थडे विश करता है। इसी के साथ केक कटवा कर एक छोटी सी पार्टी शार्टी करते हुए उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। दरअसल दोस्तों उस ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी और उसे पीने के बाद पेरली बेहोश हो जाती है। उसके बाद डेविड देवा के पास आता है। देवा उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो।
डेविड कहने लगता है कि मैं बिजनेस तो बहुत ही अच्छा खासा ही कर रहा था, लेकिन मैं बहुत बड़ा अमीर बंदा बनना चाहता था, इंडिया में नंबर 1 बंदा। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर आकर इंसानों की बलि दे रहा हूँ। तो सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब जॉन देवा के पास आ रहा था, उस वक्त दोस्तों डेविड ने ही जॉन को फोन किया था। मतलब कि मूवी के स्टार्टिंग में उसके आदमी आए थे और जॉन से कुछ पूछने लगे। अब जॉन ने वो चीज करने से मना कर दी, इसलिए मैंने अपने आदमी भेजकर जॉन को किडनैप करवाया। उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे पकड़कर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और मार भी दिया। अब जॉन के मरने के बाद डेविड ने एलिजाबेथ को अपने पास बुलाकर उससे भी कुछ मांगने लगा, लेकिन एलिजाबेथ ने भी उसे मना कर दिया। इसलिए उसने अपने आदमियों की मदद से एलिजाबेथ का एक्सीडेंट करवा के उसे भी मार दिया। दरअसल दोस्तों डेविड ने जॉन और एलिजाबेथ से ये कहा था कि मैं इंडिया का सबसे नंबर 1 रिच आदमी बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे मेरी पोती पेरली की बलि चाहिए। लेकिन वो दोनों अपनी बेटी को मारने के लिए मना करने लगते हैं। इसलिए डेविड जॉन और एलिजाबेथ को मार देता है और अपने आदमियों को पेरली को पकड़ने के लिए भेजता है। लेकिन पेरली अपने घर से भाग गई थी और देवा ने उसे बचा लिया था। खैर अब उसके बाद वो पेरली को रेडी शेडी करवाता है, क्योंकि वो उसकी बलि देने वाला था। बलि की सारी तैयारी हो जाती है और वो पूजा पाठ करने लगता है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। लेकिन तभी देवा, बाला और हेमंत डेविड के आदमियों पर हमला कर देते हैं, उनसे फाइटिंग करने लगते हैं। अब यहाँ डेविड पेरली की बलि देने ही वाला था, तो देवा पेरली को बचा लेता है। और दोस्तों इसी दरमियान में बाला ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। सारे पुलिस वाले यहाँ पर आकर डेविड और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद देवा मीडिया के सामने आकर कहने लगता है कि दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। बहुत ज्यादा अमीर होने के लिए लोगों की नर बलि देते हैं। आज के समाज को बदलना होगा। और दोस्तों फाइनली इसी मैसेज के साथ आज की ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।